बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। कहते हैं कि कुफल टूटा खुदा खुदा करके और था जिसका इंतज़ार वो शाहकार आ गया। आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ ने बिल आखिर अपने मंशूर का ऐलान कर दिया है। 32 कमेटियों पर मुश्तमिल ये मंशूर बड़ी अर्क रेज़ी के साथ बनाया गया है। इसे सेगमेंटाइज़ कर दिया गया है मुख्तलिफ सेक्शंस के अंदर, जिसमें अदालती इस्लाहात, माशी इस्लाहात, तालीम, खारजा पॉलिसी, तवानाई, सहाफ़ियों का तहफ़्फ़ुज़, अक़लियतों का तहफ़्फ़ुज़, माहौलियात वगैरह इसके अंदर शामिल हैं। और खारजा पॉलिसी के हवाले से भी बात की गई है। बड़ी डिटेल के साथ एक एक पॉइंट को एड्रेस किया गया है और लगता ये है कि इसके ऊपर काफ़ी अर्क रेज़ी के साथ काम किया गया है सिद्दीकी साहब की जानिब से। और उन्होंने अपने ख़िताब में भी उस का पूरा बैकग्राउंड पेश किया कि किस तरह से उन्होंने कई दिन तक सूरज नहीं देखा। और इसके बाद फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के सदर शहबाज शरीफ साहब ने खिताब किया और उन्होंने फिर बताया कि हम जो कमिटमेंट करते हैं उसको डिलीवर भी करते हैं। नवाज़ शरीफ डिलीवरी का नाम है। और उसके बाद फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब ने खिताब किया। पहले उनको कुछ लिखा हुआ दिया गया था, लेकिन उन्होंने लिखे हुए पर भरोसा नहीं किया और उन्होंने अपनी कुछ दिल की बात की। और ये जो मंशूर आया है पाकिस्तान को नवाज़ दो, इस मंशूर के हवाले से भी कुछ बात की, लेकिन इसके साथ साथ 2013 से 2017 तक का जो टेनर था, जो उसको वो कहते हैं कि असल में मेरा जो टेन्योर था वो ये टेन्योर था। और इस टेन्योर के अंदर जो हमने डिलीवर किया, जिसमें महंगाई कम थी, जिसके अंदर अपॉर्चुनिटीज़ थी, जिसके अंदर इन्वेस्टमेंट आ रही थी, बावजूद इसके कि उस वक्त की जो अपोजिशन जमात थी PTI, उन्होंने धरना भी किया। 2 मरतबा जो है वो चीनी प्रेसिडेंट ने अपना धरना मौखर किया। और इसके साथ साथ उन्होंने मंशूर के अहम नुकात के हवाले से बात की। उन्होंने ये कहा कि मैं यहाँ पे माजी की ज़्यादतियों को फरामोश करके मुस्तकबिल की मनसूबा बंदी करने आया हूँ। मिसाक़ जमहूरियत पर सब ने दस्तखत किए, लेकिन बहुत ज़्यादा इसकी खिलाफ वर्जियाँ की गई। उनका ये कहना था कि हमें मौका ना भी मिला तो हम इस तरह नहीं करेंगे जिस तरह में माजी में उन्होंने किया। इस पर मजीद बात करेंगे कि जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ ने अपना एक मंशूर पेश किया है, क्या ये एम्बिशियस है या ओवर एम्बिशियस है, इस पे अमल दरामद मुमकिन हो सकता है। बिलखुसूस अगर हम बिजली के यूनिट्स के हवाले से बात कर रहे हैं, बिलखुसूस महंगाई की कमी के हवाले से बात करें, माशी इस्लाहात के हवाले से बात करें, तालीम के फ़रोग़ के हवाले से बात करें, तो किस हद तक हकीकत पर मबनी ये मंशूर दिया गया है, इस पर बात करेंगे। सबसे पहले मेहमानों से तारुफ करवा देते हैं। आज हमें इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया है शनीला अमार साहिबा ने, डॉक्टर फारूक आदिल साहब ने, आगा इकरार हारून साहब ने, और स्काइप के जरिए हमारा साथ दे रहे हैं मोहम्मद नौशाद अली साहब। तमाम पैनलिस्ट को खुश आमदीद कहते हैं। सवाल होगा शनीला साहिबा आपसे, नून लीग ने बिल आखिर इंतखाबी मंशूर का ऐलान कर दिया है। शनीला साहिबा, क्या मौजूदा हालात में महंगाई में कमी समेत वोटर्स को सस्ती गैस और बिजली की फराहमी के ऐलानात हकीकत पसंदाना हैं? यासिर, हकीकत पसंदाना है या एग्जैजरेशन है, उसके लिए हमें देखना होगा कि क्या ये पार्टी जो है ये डिलीवर कर चुकी हुई है पहले कि नहीं। तो 2013 के अंदर आ जाते हैं, जब 16-17 घंटे लोड शेडिंग होती थी, जब आपकी महंगाई 13% के ऊपर थी, बिजली के बिल लोगों को बहुत ज़्यादा आते थे, बिजली होती नहीं थी। तो यही पार्टी थी जिसने लोड शेडिंग ख़त्म की, जिसने बिजली का यूनिट 5 रुपये पर यूनिट बिजली थी जब नवाज शरीफ का दौर था। तो इसलिए वो जो एक पार्टी जो है वो डिलीवर कर सकती है, उसको काम करना आता है, तो उन्होंने उस सारी चीज़ों को अपने सामने रखते हुए ये अपना मंशूर दिया है। अब उसमें बहुत सी चीज़ों को उन्होंने करैक्टराइज कर दिया, मतलब जैसे सब्सिडीज देंगे वो 100 यूनिट वाले लोगों को, उनको बिजली उनकी फ्री होगी, 100 यूनिट जिनके होंगे। अगर सूबे उसका बोझ उठाएंगे, जैसे पंजाब की हद तक अगर 100 यूनिट जिनके हैं उन पे 30 से 40 अरब रुपया जो है वो खर्चा आएगा, लेकिन वो कुछ महीने के लिए होगा। उसके बाद उनको सोलर के ऊपर कन्वर्ट कर दिया जाएगा। जो मेरी बात हुई है उनके साथ कि जो आपने ये मंशूर पेश किया, तो उसमें कैसे आप किस तरह से कमी करेंगे। RLNG जो है, जो गैस के जरिए पावर प्लांट्स के वहाँ उनकी एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा होती है, उसकी भी प्राइस कम होगी, उससे भी कम होना शुरू होगा। फिर उन्होंने खुद लिखा है कि 15,000 मेगावाट जो है शमसी तवानाई से हम सिस्टम के अंदर लेके आएंगे। फिर जो आपके सरकारी अदारे हैं, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़, उनको सोलर पे लेके जाना है। जो ट्यूबवेल्स हैं आपके, उनको सोलर के ऊपर लेके जाना है। तो जब आप डॉलर के ऊपर आपकी गारंटी ख़त्म हो जाएगी, जब आप अपने मुल्क से निकलने वाले वसाइल के ऊपर इन्हिसार करेंगे, तो आहिस्ता आहिस्ता जो बिजली की कीमत है, जो कि इन्होंने अपने मंशूर में कहा कि हमने 30 से 40% उसको कम करना है, वो आपको कम होती हुई नज़र आएगी। तो जिस पार्टी ने काम किया होता है, जब वो मंशूर बनाती है तो फिर वो अपने सामने सारे ऑप्शन है, सारी वर्किंग करती
है, फिर उसके बाद ही वो ऐसे वादे करते कि वो पूरे कर सके। ये उनका जो मंशूर है उसके अंदर आगे जाकर काम करना है। ये मैं आपको बता दें कि ये चीज उनके मद्देनजर है जिसमें उन्होंने करना है कि गारंटी पाकिस्तानी रुपीस के अंदर हो जाएगी। सोलर के ऊपर ये ज्यादा जाएंगे क्योंकि हाइडल का मसला है कि जिन दिनों में पानी होता है तो वो उस पूरी कैपेसिटी पे उनको चलाते हैं, लेकिन जब पानी की कमी होती है तो फिर आपको दूसरे वसाइल के ऊपर इन्हिसार करना पड़ता है। तो इस वजह से सोलर जो है या विंड है उसके ऊपर ज्यादा जाया जाएगा। हाइडल वाले मंसूबे जो होते हैं सिर्फ पीक के ऊपर आपके जाके चल सकते हैं। जी डॉक्टर फारूक आदिल साहब, सर ये जो मंशूर पेश किया गया है ये किस तरह मुख्तलिफ है दीगर जमातों के, जैसे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का 10 नुकाती मंशूर है और PTI का जो पुराना मंशूर जो उन्होंने कहा है कि हम वही चलाएंगे। अच्छा, एक बहुत शुक्रिया। एक तो बात यह है कि 10 नुकाती मंशूर जिसका आप जिक्र कर रहे हैं वो कहाँ है? वो भी आज आ गया है। उसकी नई सोच के साथ जियो जी, उसकी तफसीलात आपके पास नहीं है जी। उसकी सिर्फ 10 नुकात ही हैं। सही। और वो 10 नुकात कैसे तश्कील पाए, मैं आपको वो जो आपने कहा ना कि मवाजना करें, हाँ जी, करें। तो मैं मवाजना के साथ कर रहा हूँ। वो कहाँ तश्कील पाए, किस कमेटी ने किए, कौन से माहिरीन उसमें शामिल थे? ये इम्पोर्टेंट होता है वैसे? क्यों नहीं होता? मंशूर तो आ गया ना, उन्होंने मंशूर तो दे दिया। हर जगह पे तो वो लहरा रहे होते हैं वो कागज, वो किताबचा जो है मवाजना मंशूर करना का। है या कोई और मुवाजना करें, किसी और मुवाजना सवाल करें। का जवाब दे दूं? जी, मुवाजना करें। तो हमारे सामने नहीं मालूम कि किन माहिरीन ने ये बनाया, कौन लोग उसमें शामिल थे, किन का इनपुट था। कोई एक आदमी खड़ा हो, ज़रा सी मामूली समझ हो, पाकिस्तान को जानता हो, तालीम हो, 10 नुकात के आप 100 नुकात लिख देंगे, मैं भी कुछ 20-25 तो मैं भी लिख दूँगा। तो वो हो गया। अब ये जो मंशूर बना है, ये 38 कमेटियों में पाकिस्तान के टॉप के लोग थे जो मुख्तलिफ शोबा है ज़िंदगी में उनकी ज़िंदगियाँ गुजर गई हैं। ये उन लोगों ने अरक रेजी से बनाया है। तो एक फ़र्क उसका ये है, अगर ये है तो ये है फ़र्क इसमें और उसमें। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 10 नुकात और इस मंशूर में एक फ़र्क तो ये ठीक है। आप 32 कमेटियों की बात करें जो इरफान सिद्दीकी साहब ने इसके कहा। अलावा अगर कोई और आई थिंक 38 हैं। 32 उन्होंने बोला है। अच्छा, और अगर इसके अलावा किसी जमात का मंशूर है तो मैंने जमात इस्लामी के मंशूर की खबर तो पढ़ी है, कोई PTI नाम की जो जमात है उसका मंशूर अभी तक हमने नहीं। वो पुराना कह रहे हैं चलाएंगे, तो ठीक है चलें। तो ये फ़र्क है। तो अगर आपने अरक रेजी से पाकिस्तान के हालात का जायज़ा लेकर उसकी रेमेडी तजवीज़ की है तो, और ये एक्टिविटी आपको एक तरफ नज़र आ रही है और किसी दूसरी जानिब नज़र नहीं आ रही, तो सबसे बड़ा फ़र्क ये है। ठीक और ये ही फ़र्क जो है ये इस मंशूर को दीगर जमातों के मंशूरों से मुमताज़ करता है। अब एक सवाल ये है कि क्या ये मुमकिन है कि आप सब्सिडी या आप रेट कम कर सकें गैस का, जैसे आप सवाल वही कर रहे हकीकत हैं, पसंदाना है ना, या आप बिजली में कर सकें, या आप एक माली साल के अंदर 10% जो है महंगाई में कमी कर सकें। जी, कैसे कर सकते हैं? 4 साल में महंगाई में 4 से 6% तक कमी लाई जाएगी, 2025 तक 10% कमी लाई जाएगी। ठीक है, 4 से 5% से हो जानी है, कम कर देनी है। जी। तो अब ये कैसे होगा? आपके दरियाए सिंध के ऊपर से लेकर यहाँ तक आपके मियाँ वाली तक आते आते 22 मकामात ऐसे हैं जहाँ आप टरबाइन लगा सकते हैं, चाहे वो पीक मौसम हो या पीक मौसम ना हो। नंबर 1। नंबर 2, आप सोलर की बात हो गई, विंड की बात हो गई, ये थर्मल की बात मैंने कर दी, उसमें ऐड कर दिया। यहाँ पे सर अगर आप मुझे इजाजत दें, एक इजाजत जी दे दें जी मुझे। जी प्लीज कर लें। एक बात यह है कि आप इंपोर्ट बिल कम कर दें फर्नेस ऑयल का। अच्छा, सोलर सर बताएं, पाकिस्तान में तो अभी नहीं बनाना शुरू किए, सोलर का रॉ मटेरियल भी कहीं और से आता है, तो इंपोर्ट बिल अगर आप कहते हैं पाकिस्तान में सोलर, जिस तरह से इनके एक एम्बिशियस प्लान है, इसके तहत उन्होंने सोलर देना शुरू कर दिए, तो अल्टीमेटली आपके इंपोर्ट बिल पे तो फर्क पड़ना है इसका। अच्छा, मैं गुजारिश एक जी जो कंप्लीट कर लूँ बात, तो मैं सोलर सेल पे भी आता हूँ। जी। तो आपने अगर इंपोर्ट बिल कम कर लेते हैं इन इकदामात के नतीजे में, और एक चीज़ और कर दें, एक है लाइन लॉसेस, वो जो बिजली चोरी की सूरत में हम अदा करते हैं, आप भी अदा करते हैं। एक लाइन लॉसेस और हैं वो टेक्निकल हैं। वो क्या हैं?
अगर ये इंस्ट्रूमेंट 1000 वाट का है और इसको वर्केबल बनाने के लिए जो माहिरीन है वो बताते हैं कि 1300 यूनिट खर्च हो जाते हैं इस पर। 1000 वाट इसके हैं और 1300 वाट यूज़ कर जाता है। अगर आप 300 वाट की ये बचत कर लें, दुनिया ने ये कर लिया है, अब पाकिस्तान में इस पे काम शुरू हो गया है। अगर ये आप पूरे मुल्क में एक मुनज़्ज़म तरीके से काम कर लें तो इतनी बिजली आप बचा सकते हैं जितनी कराची को चाहिए। तो क्या होगा, आपका इंपोर्ट बिल कम होगा। आप ये चीज़ें अच्छी मैनेजमेंट के साथ कर लें तो इसके नतीजे में आप बिजली के निर्ख भी कम कर सकते हैं, आप गैस के निर्ख भी कम कर सकते हैं और कौमी ख़जाने पर जो बोझ है उसको भी कम कर सकते हैं। और सोलर सेल, क्या ये अल्लाह ताला ने कुरान में लिख के हमें भेज दिया है कि हमने सिर्फ इंपोर्ट करने हैं? जी फिलहाल तो रॉ मटेरियल है, इंपोर्ट ही हो रहा है जी, हम लोकली प्रोड्यूस नहीं हो रहा अभी। ठीक है, अगर एक एटमी ताकत है तो हमारे अंदर ये सलाहियत होनी चाहिए और है, हम ये करेंगे। और मैं आपको बताऊं, कज़ाकिस्तान में कोई हफ्ता 10 दिन मुझे रहने का मौका मिला। अगर हम उनके साथ कोई जॉइंट वेंचर शुरू करें तो पाकिस्तान में अपने सेल बना सकते हैं और दुनिया से बेहतर बना सकते हैं। जी यासिर, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज की निजकारी भी इसमें शामिल है कि उनको भी निजकारी की जाएगी, उससे भी आपकी बिजली की जो चोरियां वो रुकेंगी जी। वो तो हमने देख लिया, कराची जो इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉरपोरेशन है उसका जो हालत है वो भी आप देख रहे हैं। निजकारी के बाद इसको सबसे ज़्यादा शोर अगर मच रहा है वहाँ पे, तो निजकारी भी सही अगर होती है तो फिर जैसे कि पीटीसीएल की तर्ज पे हमने देखा, एमसीबी बैंक की तर्ज पे देखा, तो बहुत ज़्यादा फर्क जो है आपका पड़ सकता है। आगा साहब, सर आपको इसमें शामिल करूँगा। माशी इस्लाहात के हवाले से उन्होंने बात की, मैं देख रहा था उसे 2025 तक महंगाई में 10% कमी करेंगे, 4 साल में महंगाई 4 से 6% तक लाई जाएगी। यानी इस वक्त अगर सीपीआई को देखें तो ऑलमोस्ट 40% है, और 5 ईयर्स के बाद अगर हम देखें तो अगर इनको हुकूमत मिलती है तो ये कह रहे हैं 4 से 6% तक लेकर आएंगे। 5 साल में 1 करोड़ से ज़्यादा नौकरियां देंगे, करंट अकाउंट खसारा जीडीपी का 1.5 तक लेके आएंगे, जीडीपी की शरह 3 सालों में 6% पर लेकर आएंगे और मुख्तलिफ इस तरह के। डू यू रियली थिंक कि जो ये प्लान पेश किया जा रहा है ये काबिल अमल भी होगा, हकीकत पसंदाना भी होगा, और इसके जिस तरह से इन्होंने दावे किए हैं इस पर कोई रिजल्ट भी ले सकेंगे? बहुत शुक्रिया। देखिए, हमें पॉइंट टू पॉइंट चलना पड़ेगा। पहली बात यह है कि पीपल्स पार्टी ने 64 सफ़ों पे मुश्तमिल अपना मैनिफेस्टो अनाउंस कर दिया हुआ है। उसके 10 पॉइंट है, जिस तरह इसकी भी कंपार्टमेंटेशन है, उसकी भी कंपार्टमेंटेशन ऑलमोस्ट 11-12 पॉइंट्स। हाँ, तो उसकी 10 है, लेकिन 64 पेजेस का वो, और उसमें हर उसको एक्सप्लेन किया कि हमने करना कैसे, व्हाट इज़ टू बी डन। देखिए, इसमें मुझे सबसे अच्छी बात लगी है वो तो एक लगी है कि स्टूडेंट यूनियन को उन्होंने कहा कि हम फौरी तौर पे उसको आके स्टार्ट कर देंगे। ये बहुत बड़ी, ये मेरे मुताबिक ये पाकिस्तान का एक स्ट्रक्चरल रिफॉर्म होगा। पाकिस्तान में सोच की, स्टूडेंट की सोच को ख़त्म कर दिया गया, और ये अगर हो जाता है तो इट विल बी ए ग्रेट हेल्प टू यूथ। जहाँ तक बात है बाकी पॉइंट्स की, देखिए सोलर पे पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन दोनों एक ही हैं। सोलर हमें बहरहाल सोलर की तरफ जाना पड़ेगा, लेकिन कायदे आज़म सोलर पार्क बना, आपको याद होगा, कहते हैं ना कि सीइंग इज बिलीविंग, यही बात हुई थी, वो किधर गया? हैव यू हैव एनी इंफॉर्मेशन अबाउट दैट? हमें यहाँ से लेकर जाया गया था, मैं भी गया था उस एंटोराज में वो कायदे आज़म सोलर पार्क देखने के लिए, ऑपरेशनल ही नहीं हो सका। जहाँ तक 1 करोड़ नौकरियों की बात है, अगर पीपल्स पार्टी 1 करोड़ की बात करती है, पीटीआई करती है, तो हम मजाक करते हैं। तो ये 1 करोड़ का तो फिगर है, बहुत ही मजाक हो चुका है। ठीक है, ये तीसरी पॉलिटिकल पार्टीज ने 1 करोड़ का फिगर इस्तेमाल, गालिबन पीटीआई ने भी ये दावा किया था, नौकरियां 50 लाख घर। मैं वही कह रहा हूँ। अब आ जाए जी खिची कनाल। 1972 या 74 में खिची कनाल पे काम शुरू हुआ था, और ये 10 दिन पहले टीवी पे आपने देखा होगा कि रिसेंटली एक मीटिंग हुई है जिसमें खिची कनाल को फाइनलाइजेशन करने का उन्होंने कहा इसको इमीडिएटली इसका काम खत्म करें, वो भी इसमें शामिल है। फार्म टू रोड मार्केट्स 1972-1976 के प्रोजेक्ट्स हैं। बहुत ही विजन, बहुत अच्छा विजन दिया है। आर्टिकल 62-63 को अगर ये वाकई बहाल कर लेते हैं असल हालत में, ये भी एक स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स है। ठीक है। उसके बाद तालीमी अखराजात अगर वाकई आप जीडीपी का 4% देते हैं, ये भी मेरे मुताबिक एक स्ट्रक्चरल रिफॉर्म। आला तालीम के लिए भी 0.5 बढ़ाएंगे। लेकिन ये पूरा का पूरा जो अर्करेजी की गई है, ये अगर एहसन इकबाल साहब का विजन 2025 आपके पास कॉपी हो, उसको आप रख लें और इसको आप रख लें, इट इज सेम, नो चेंज एट ऑल।
आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ये- का जो मंशूर आया है, हाँ, उसमें कोई नई 2013 चीज नहीं है। 2013 में 2013 और 14 में जो एहसन इकबाल साहब ने विजन 2025 दिया था, ये सारा विजन 2025 है। ठीक है, मैं पढ़ के आया हूं, लेकिन बहुत अच्छी बात है। मैं कहता हूं बहुत अच्छी बात है। अगर मैं तो हमेशा कहता हूं कि अगर सस्पेंशंस ना हो और अगर विजन 2025 जो कि एक्चुअली उन्होंने 1997 में पहली दफा दिया था, अगर मुझे अच्छी तरह याद है जी, अगर आप विजन 2025 को पाकिस्तान फॉलो कर ले ठीक तो है। वाकई ये आप कह रहे हैं ना कि ये रियलाइजेशन हो सकती है कि नहीं हो सकती है, सर ये बिल्कुल हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती बिल्कुल है? ठीक है। लेकिन वही बात है कि ये विजन 25 Focused approach की जरूरत एक चीज है। है। सही। 97 में कंसीव हुआ था, 2013 में रिवाइटलाइज हुआ था, उसमें 25 दिया गया था। 97 में से आप कितने साल में वो अपने टारगेट अचीव करने थे। डिस्ट्रप्शन भी तो सर बहुत आएंगी ना, आप अब ये तो हमें मानते और हैं। टाइम चाहिए। मुशर्रफ का टाइम आया, फिर पीपल्स वही पार्टी की मैं कह रहा गवर्नमेंट हूं आई, कि फिर ये कंटिन्यूटी नहीं रही, लेकिन अभी हमें टाइम और चाहिए। मेरा ख्याल है कि 2028 तक ये मुमकिन है अगर हो जाए, कोई ऐसा मसला नहीं है, ठीक है। प्रोवाइडेड हम फोकस रहें। लेकिन ये बाकी जो बातें हैं, ये फार्म टू रोड मार, ये सारा का सारा पहले होता था 5 साल मनसूबा, ठीक है। 5 ईयर प्लान कहते थे। लेकिन एहसन इकबाल ने बहुत डोंट यू मेहनत की। थिंक कि अगर ये काम 1970s में नहीं हुआ है और ये कर जाते हैं तो ये अभी भी हमारे लिए जनाब बहुत क्यों नहीं वायबल होगा? बिल्कुल करने ठीक। चाहिए और इससे ठीक है। रिजल्ट्स भी आएंगे ठीक है, इंशाल्लाह। चलें। नौशाद साहब, आपको सर इसमें शामिल करूंगा। एक तो थोड़ा मंशूर पे बात कर लीजिएगा कि हकीकत से कितने नज़दीक ये मंशूर है। दूसरा, जो इस मौके के ऊपर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के कायद ने जो बात की है, और ऐसे लग रहा था कि जैसे कोई ऐसा नहीं है कि उन्हें किसी ने कोई तकरीर लिख कर दी हो या किसी ने कोई बात बताई हो कि आपने ये बात करनी है। उन्होंने जो कुछ भी कहा अपने दिल से कहा। तो इस मौके पर जो उन्होंने बात की है वो ये कह रहे थे कि जो मुझे सुन रहे हैं, जो टीवी पर मुझे देख रहे हैं, वो ये बात उनके भी दिलों में उतर रही होगी। किस हद तक उनकी जो लॉजिक्स उन्होंने दी कि उनके दौरे हुकूमत को अगर ना ख़त्म किया जाता, उस टेनर को, या उनको घर ना भेजा जाता, तो आज पाकिस्तान क्या वाकई मुख्तलिफ हालत में होता? योर टेक सर। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, अभी आगा साहब ने आपको बताया है कि इस मंशूर के अंदर बहुत से नुकात, मैं सारे नहीं कहूँगा लेकिन बहुत से नुकात ऐसे हैं जो विजन 2025 के हैं एहसन इकबाल साहब के। ये बात दुरुस्त है। मैंने भी उसको गो थ्रू किया हुआ है, पढ़ा हुआ है। मैंने आज पूरा मंशूर भी पढ़ा है। इसमें बहुत सी चीज़ें वही हैं जो उसके अंदर मौजूद थी, लेकिन उसके अंदर ये भी बात अहम है जो शनीला ने कही कि चूंकि हुकूमत ख़त्म कर दी गई, इसलिए उसको कंटिन्यू नहीं किया गया और उनको चीज़ों को हॉल्ट कर दिया गया जो कि अब पाए तकमील तक पहुंचेंगी। अभी थोड़ी सी बहस हुई, मैं आपको थोड़ा सा मैं भी चाहूंगा कि मैं पीपल्स पार्टी और नून लीग के मंशूर को चंद लफ्जों में बयान करूं। देखिए, जो नून लीग का मंशूर है, अगर आप उसको थॉरली स्टडी करें तो आपको ये महसूस होगा कि उसके अंदर कोई आपको एक्स्ट्रा पैसे की जरूरत नहीं है, कोई इस तरह की आमदन या रिसोर्सेज नहीं है। ये बेसिकली सारी जो माशी फिस्कल मैनेजमेंट पे बेस कर रहा है, जो उनका मेजर माशी प्लान है। जबकि जो पीपल्स पार्टी ने प्लान दिया है, उसको अगर आप नीचे जाके उसको आखिरी उस हिस्से में पढ़े तो उन्होंने बताया है कि वो कैसे इस पे इम्प्लीमेंट करेंगे। तो वो जो इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस उन्होंने दिया है, वो उसके कुछ नुकात हैं जो मेरे लिए मुझे समझ में नहीं आए। मतलब उन्होंने एक तो पहली बात है, उन्होंने कह दिया कि जी ये सूबाई सतह पर जनरल सेल्स टैक्स इकट्ठा होगा और उसके बाद रेवेन्यू सिस्टम ठीक किया जाएगा, 17 वजारतें खत्म कर दी जाएंगी। अच्छा, 17 वजारतें खत्म करके 318 अरब के पता नहीं इतने अरब रुपए की जो है ना वो बचत होगी। हालांकि जो वजारतें इस वक्त मौजूद हैं 18वीं तरमीम के बाद वफाकी सतह पे, ये वफाक की हद तक मौजूद हैं और उनको अगर आप फर्ज करें उनके ऑफिस खत्म कर देंगे तो ये 10-15-20 अरब रुपए की बचत है, ये 318 अरब रुपए की बचत नहीं होगी। इस तरह से उनको चले, 1500 नजर इस बात की कि अमाउंट कितनी बचेगी, ये बात तो अब जरूरी नहीं है कि 18वीं तरमीम के बाद जो वजारतें सूबों को जानी चाहिए वो अब चली जाएं तो बेहतर है, बजाय इसके कि वो बार बार डुप्लीकेशन ऑफ वर्क हो। मेरा ख्याल है ये तो प्रैक्टिकल बात है ना उनकी तरफ से। बिल्कुल ठीक बात है, आप सही कह रहे हैं, मुझे ये मसला नहीं है। मैं कह रहा हूं कि उनसे जो बचत जाहिर की गई है और उस पर बेस करके ये कहा गया कि हम ये जो बड़े बड़े ऐलानात हैं जिसमें वो 50 लाख घर मौजूद हैं, जिसमें 300 यूनिट बिजली फ्री है या इस तरह के मामला हैं, वो हैंडल नहीं किए जा सकेंगे। खिताब पे आ जाए ना थोड़ा, क्योंकि उसको डिस्कस हमने नहीं किया, मंशूर को ज्यादा किया। खिताब पे आ जाए जो इस वक्त इस मौके पर उन्होंने किया। हाँ, जो नवाज शरीफ साहब का खिताब था, मैं समझता हूं कि वो आज जब उन्होंने मंशूर पेश करते वक्त एक्चुअली उन्होंने अपना दिल खोलकर बयान कर दिया है। और यकीन कीजिए कि जिस वक्त वो ये कह रहे थे कि मैंने जो बातें आपकी की हैं वो शायद आपके भी दिल में इसी तरह से होंगी, तो यकीनन मेरे दिल में यकीनन वो उसी तरह से मौजूद थी। देखिए, बात क्या है, बात ये है कि एक बात बड़ी क्लैरिटी के साथ कही गई है, वो ये कि मंशूर वो दिया जाना चाहिए
जो हम करके दिखा सके। और मुझे ये लगता है कि ये जो जितना भी मंशूर को जब मैं स्टडी करता हूं तो मुझे लगता है कि ये मुमकिन है। ऐसा नहीं कि आसान होगा, लेकिन वो मुमकिन है। एक पहली बात। दूसरी बात, ये जो मामला है ना डिलीवरी का, कि क्या नून लीग ये कर सकती है या नहीं कर सकती, तो उन्होंने फिर वही बात की है। इसका मतलब भी यही है कि नून लीग ये कर सकती है, इसलिए उन्होंने इन सारे पॉइंट्स को मंशूर का हिस्सा बनाया है। सो मैं ये समझता हूं कि वो उसमें जो टारगेट्स भी हैं, जो बातें भी की गई हैं, 20 से 30% कमी बिजली की कीमतों में करना और बात है, और 300 यूनिट फ्री करना और बात है। इन दोनों चीजों में फर्क है। फिर आप ये देखिए कि जो आईएमएफ की कंपल्शन हम पर मौजूद है, उसको मलूज़े खातर रखा गया है और अपना दरवाजा बंद नहीं किया गया किसी ऐसी बात से जिससे ये लगे कि वो आइंदा आकर आईएमएफ से रजू नहीं करेंगे। उसके साथ साथ जो जितनी भी ये इन्फ्लेशन की बात की है, महंगाई को एहतियात के साथ डील किया गया है कि 1 साल के अंदर 10% करेंगे और 5 साल के अंदर उसको वापस 4 से 6% तक लेके जाएंगे। हमने डिस्कस कर लिया खारिजा पॉलिसी के महाज के ऊपर जो उन्होंने बात की है, जो भारत का पॉइंट था उसमें भी उन्होंने कहा कि ताल्लुकात को हम ठीक करेंगे, लेकिन कंडीशनल है हमारे ताल्लुकात का ठीक होना कि कश्मीर पे पहले 5 अगस्त 2019 की पोजीशन पे वापस आ जाएं, फिर हम उसके बाद बात करेंगे। तो कितनी रियलिस्टिक अप्रोच आपको ये लगती है? मेरा यही ख्याल है कि देखिए, ये तो हर पाकिस्तानी यही चाहता है कि हम ये नहीं कर सकते कि 5 अगस्त के जो इकदाम हैं उनको हम साइड पर रख दें, उसके बगैर तो बात हो ही नहीं सकती। लेकिन अगर 5 अगस्त के मामले के ऊपर कहीं कोई चीज तय होती है तो फिर हम भारत के साथ बराबरी की सतह पर कोई बातचीत कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो इंपॉर्टेंट है कि उन्होंने तमाम जो आपके मुस्लिम ममालिक हैं, आपके बरादराना ताल्लुकात हैं जिन ममालिक लंबा के छोड़ा साथ, उन्होंने वो खारिजा महाज के ऊपर दिया। हाँ, ठीक पॉइंट आ गया आपका, जल्दी से आप ऐड कर लें जी। एक मिनट बात करें। कायदे आजम सोलर पार्क की हो रही थी। नवाज शरीफ ने अपने दौर में बहुत से बिजली के जो प्रोजेक्ट थे वो शुरू करके गए थे। पीटीआई के दौर में वो सब रुक गए, जैसे त्रिमू, शंघाई, ये सारे जो थे, और चश्मा न्यूक्लियर पावर वाला था, ये सारे आके पीडीएम की गवर्नमेंट ने फिर उनको मुकम्मल किया था। बहुत से मंसूबे ने 2019-20 में कंप्लीट होना था, वो नहीं हुए। तो क्या उनको सामने रख के हम ये कह देंगे कि जी ये चीज भी शुरू की गई थी, वो भी कहीं आज कहाँ पे? लेकिन उसमें एक पॉइंट तो ये 4 समझता साल है, एक ऐसी हुकूमत भी आई जिसने सब कुछ तबाह अच्छा, किया। एक पॉइंट आप समझ लें कि देखें, कोल का पावर प्लांट चल सकता है, इसका ऑयल का जो फर्नेस ऑयल से चलने वाला वो पावर प्लांट चल सकता है, दाऊद के शमसी तवानाई वाला पावर प्लांट क्यों नहीं चल सकता, जो सबसे सस्ता है। ठीक है, पॉइंट ये था। दाऊद के और नदीम बाबर के जो थे ना पावर प्लांट्स, फर्नेस ऑयल वाले, वो चलाने थे। इसी वजह से बाकी जो प्रोजेक्ट्स थे वो बंद किए गए थे। एक चीज मुझे ऐड करने थे इस मंशूर में जो मुझे बहुत अच्छी लगी, वो है फिल्म इंडस्ट्री और ड्रामा के लिए जो इसमें दिया गया। बहुत कम होता है किसी मंशूर के अंदर ये चीजें आए, तो उसके बारे में भी बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव एक पॉलिसी दी गई कि उसको कैसे चलाना। और बहुत जरूरी है हमारे पाकिस्तान जैसे माशरे में जहाँ पे एक्सट्रीमिज्म बहुत ज्यादा हो चुका हुआ है, यहाँ पे लोगों की जिंदगियों को नॉर्मल किया जाए, उनको भी बताया जाए कि आर्ट कल्चर भी आपकी जिंदगी के अंदर बड़ा अहमियत रखता है। डॉक्टर साहब जल्दी, हमारे पास टाइम बहुत कम है, सेकंड में कंक्लूड करें। डॉक्टर साहब वो कर रहे थे। डॉक्टर साहब, अच्छा, गुजारिश ये है कि हमने यहाँ सवाल उठाया है कि क्या नौकरियाँ 1 करोड़ दी जा सकती हैं, क्या घर बना के दिए जा सकती हैं, क्या आवाम को दीगर रियायतें दी जा सकती हैं। इस पर हमारा नुक्ता नज़र ये था, यहाँ जो सामने आया वो ये था कि ये फजूल बातें हैं। नहीं, अगर आप हुकूमत बनाएं और हुकूमत बनाने के बाद अपोजिशन के साथ अपोजिशन को भी मैदान जंग में ले आए और ख़ुद भी आ जाएं और उसके बाद यही काम करें अगले 4 साल, सही, तो फिर तो नहीं दी जा सकती। लेकिन अगर इकनॉमिक कॉरिडोर को भी गला घोंट दें फिर नहीं हो सकता। लेकिन अगर आप इकनॉमिक कॉरिडोर को ज़िंदा कर दें, उसका दूसरा मरहला शुरू कर दें, ठीक है, तो उसके बाद आपके पास नौकरियां आपकी पूरी नहीं पड़ेंगी, आपको बाहर से लोग मंगवाने पड़ेंगे। नौकरियां भी हैं और फिर आप कौम को दीगर रियायतें भी दे सकते हैं। और इस बात में क्या खराबी है कि हम कहें कि जी बड़ी अच्छी बातें हैं, बड़ी अच्छी बातें हैं। और साथ मैंने कुछ सेकंड्स की बात की थी, आप मेहरबानी करें, साथ आप ये कहें कि जनाब ये देखें, ये तो एहसन इकबाल का फलाना विजन था, भाई पुराना विजन था तो क्या फर्क पड़ता है। ठीक पॉइंट आ गया सर। जल्दी 15 मई 2015 को कायद-ए-आज़म सोलर पार्क ने काम करना शुरू कर दिया था, तब हम गए थे। मैंने डेट निकाली है, किस दिन हम गए थे, वो शुरू नहीं हुआ था, ऑपरेशनल हो गया था उस दिन, मियां साहब ने ऑपरेशनल किया था। उसके बाद उसमें इतनी को टेक्निकल फॉल्ट्स आए कि वो बंद हो गया। मैं ये कहना चाह रहा था, ठीक, आपका पॉइंट उसने किसी ने रोका नहीं था उस प्रोजेक्ट को। सर पॉइंट आ गया। अब हमें क्विकली बढ़ना है प्रोग्राम के दूसरे मौजू की जानिब, और दूसरा मौजू है जनाब इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम के हवाले से। इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम एक ऐसा निज़ाम बनाया गया है जो कि डिजिटली जो रिज़ल्ट होगा वो पहुंचाएगा
और उस रिज़ल्ट को फिर आगे फर्दर प्रोसेस के अंदर डाला जाएगा। इसको टेस्ट कर लिया गया है 859 मकामात पर कायम रिटर्निंग अफसरान ने इसको टेस्ट किया है। इसमें फाइबर है, DSL है और इसकी कनेक्टिविटी को भी चेक किया गया है। कुछ जगह पे कुछ इश्यूज़ आए हैं लेकिन उनको भी ये कहा जा रहा है कि एड्रेस कर लिया गया है। बिलउमूम जो है ये कहा जा रहा है कि ये एक कामयाब प्रोजेक्ट हुआ है। तो लेकिन यहाँ पे सवाल कुछ पैदा होता है। 2018 में RTS का आपने बहुत नाम सुना होगा। RTS के ऊपर बड़ी बात भी हुई, RTS बिठा दिया गया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज अक्सर RTS के बिठाए जाने के ऊपर बात की थी। अगर वो ना बिठाया जाता तो शायद रिजल्ट्स मुख्तलिफ हो सकते। तो इस मरतबा जो ये इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम है EMS, इसमें और उस RTS में क्या फ़र्क है? जी ज़रा आपने जो एनालिस्ट हैं उनसे जानने की कोशिश करेंगे। शर्मिला साहिबा, आपसे सवाल होगा, इलेक्शन कमीशन का इंतखाबी नताइज के ऐलान के लिए EMS का तज्जियाती जायज़ा, क्या इलेक्शन कमीशन 2018 में RTS से मुतालिक तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करने में कामयाब हो जाएगा? यासिर, मसला ये है कि जो पार्टी भी हारती है ना, तो उसने सबसे पहले जो होता है इल्ज़ाम लगाना हुआ होता है। तो अगर इलेक्शन कमीशन अपनी पूरी कोशिश भी कर लेगी तो कहीं ना कहीं उन पे ऊपर फिर भी इल्ज़ाम वो लगेगा, क्योंकि एक तो हमारे मुल्क के अंदर टेक्नोलॉजी को इस तरह से टेस्ट किया भी नहीं जाता है, कहीं ना कहीं एरर रह जाते हैं। सही है। RTS और इसमें थोड़ा सा फ़र्क है। RTS में ये था कि वो वहाँ से रिटर्निंग ऑफिसर भेज रहा था, इलेक्शन कमीशन के पास आ रहे थे, वो वहाँ पे अपडेट कर रहे थे। इस सिस्टम के अंदर ये है कि जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है वो रिटर्निंग ऑफिसर को भेजेगा, उसके ऑफिस में होगा, वहाँ पे सामने जो है उसकी कैलकुलेशन होती जाएगी। जैसे जैसे फॉर्म 14 आते जाएंगे वैसे वैसे वहाँ पे सारी कैलकुलेशन जो है वो ऑटोमेटिकली होती जाएगी। और जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर नहीं पहुंचा सकेगा फिर वो खुद से रिटर्निंग ऑफिसर के पास देने के लिए आएगा। इसके टेस्ट भी हुए हैं, उस टेस्ट के दरमियान कहीं कहीं पे मसला भी हुआ। लेकिन आप खुद सोचे, योब में, चमन में, कई जगहों पे हमें जाके टेक्नोलॉजी इंटरनेट के प्रॉब्लम हो सकते हैं, उसकी वजह से मसले। लेकिन उन्होंने अल्टरनेट भी तो दिया है ना उसका। मैं वही कह रही हूँ, रिजल्ट लेट होगा तो जो पार्टी वहां से हार रही होगी वो उसके ऊपर इल्जाम लगाएगी। लेकिन RTS वाला जो था वो तो एक पूरा बाय प्लान किया गया था। अब आपने खुद देखा है कि बहुत से सहाफी चैनल के ऊपर बैठ के ये बात कह रहे होते कि हमें कहा गया था कि आप कहें कि PTI जीत रही है। सबूत नहीं आया तो हम यही कह सकते हैं कि मुबैयना तौर पे चैनल कह रहे हैं कि हमें कहा गया था कि मुबैयना तौर पे, लेकिन सहाफी कह रहे थे, कुछ मैंने खुद सुने हैं, वो बैठे चैनल पे कह रहे थे कि हमें कहा गया था कि आपने PTI की जीत को अनाउंस करें और अगर नहीं कर सकते तो आपको ऑफ एयर कर देंगे। एक बहुत बड़े प्राइवेट चैनल के 3 एंकर को उसी वक्त ऑफ एयर कर दिया गया था। तो वो थी एक चीज, वो तो नजर आई है। लेकिन फिर भी ये है कि ये जो सिस्टम है इसको टेस्ट किया गया है, लेकिन ये ज़हन में ज़रूर रखें कि फिर भी इसके ऊपर इल्ज़ामात आएंगे। ये बिल्कुल नहीं होगा कि कह दिया जाएगा कि सब कुछ साफ शफाफ हो गया, इलेक्शन कमीशन ने बहुत अच्छा किया, क्योंकि एक पार्टी जो ज़िमनी इंतखाबात जीती भी थी इलेक्शन कमीशन के तहत, वो फिर भी उस पर इल्ज़ामात लगा रही थी। तो अगले इंतखाबात में पता नहीं कि वो कैसा बिहेव करती है। जो उनकी रवायत रही उन्होंने इल्ज़ाम तो लगाने लगा। जी डॉक्टर फारूक साहब, सर आपको इसमें शामिल करूँगी, ये फरमाइएगा कि अब हाई टाइम नहीं है कि अब हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें। लोग AI की बात कर रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अभी तक हम कनेक्टिविटी के इश्यूज़ में फंसे हुए हैं। अभी तक हम इलेक्शंस को वही पुराने तरीके के साथ कि जी गाड़ी जाएगी, फिर वो बैग भर के लाएगी और उस बैग के अंदर से वो फॉर्म 14 निकलेगा, उसको देखा जाएगा, बाकी होगा। डोंट यू थिंक कि दिस इज़ हाई टाइम कि अब चेंज होना चाहिए चीज़ों को, इल्ज़ाम से निकलें? टेक्नोलॉजी का जो अडॉप्ट नहीं करता और जो उसकी मुखालफत करता है वो वक्त के धारे में बह जाता है और बाकी नहीं रहता। तो लिहाजा टेक्नोलॉजी की अफादियत से भी इनकार नहीं है और उसको इस्तेमाल करने की दलील को भी कोई रद्द नहीं कर सकता। लेकिन देखना ये है कि कौन कौन सा निज़ाम है जिसमें आप मुदाखलत नहीं कर सकते। अब जो एक निज़ाम PTI की गवर्नमेंट ने इवॉल्व किया था, उसका पता नहीं क्या आई थी उसकी एब्रीविएशन, नहीं बायोमेट्रिक, जो मशीन्स थी, एब्रीविएशन मशीन्स थी जी। हाँ मशीन, तो वो हमें समझ आ गई थी कि वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन EVM जो है वो उसकी कुलीद एक बंदे के हाथ पे थी, वो जो चाहे कर सकता था। यही सबब है कि दुनिया की सबसे बड़ी जो जमहूरियत है अमेरिका, जो दुनिया की सबसे कदीम जमहूरियत है बरतानिया, ये लोग अभी उसी निज़ाम पर हैं। वो निज़ाम जो अफराद के हाथ में है, को काबिल एतमाद मशीनरी के हाथ में। लेकिन मशीन्स तो यूज़ होती हैं वहाँ पे भी, इस तरह से नहीं। EVM कोई कहीं यूज़ नहीं होती। इंडिया में भी बड़े अरसा टेस्ट इंडिया ने जो किया है अभी भी वो फुल उस पर नहीं जा पा रहे। क्यों नहीं जा पा रहे? उस पर रिजर्वेशंस हैं। तो आपको वही करना है जो दुनिया कर रही है।
अगर आप कोई ऐसा निज़ाम, अभी भी क्या कहते हैं जी, और रशिया ने मुदाखलत कर दी सदारती जी, 16 में। इंतखाबात में, है ना। 16 में तो अभी वो- इंडिया के बारे में बात हो रही है, तो 1921 में कनाडा में उसने कर दी। हम उसको नहीं ऐसे किसी पाकिस्तान जैसे मुल्क में हम उस पर नहीं जा सकते। मैं एक चीज़ मेरा एक मुतालबा है, और पाकिस्तान के हर शहरी की तरफ से ये मुतालबा है, जो आप निज़ाम लेके आए, नंबर एक, उसकी शफाफियत पर हम एतमाद कर सकें। और हम वो जो बना था 2018 में निज़ाम, क्या कौन सा निज़ाम था? जी, आरटीएस की बात है। आरटीएस, आरटीएस डिज़ाइन न करें जो बाय डिज़ाइन आप धांधली उससे कर सकें, चलें। वो ना हो। आप वो काम करें कि पाकिस्तान का हर शहरी उस पर एतमाद करे, सर। हारने वाला उस पर एतमाद करे ना करे, पाकिस्तान की कौम को उस पर एतमाद हो। सर आगा साहब, आपको इसमें शामिल करूंगा। निज़ाम जितना भी शफाफ क्यों ना हो, जिसकी तरफ इशारा किया शनीला साहबा ने, उंगलियां तो उठेंगी फिर भी उसकी। तो इस डर से कि उंगलियां क्योंकि उठेंगी और जो हार जाएगा तो वो कहेगा जी नहीं मेरे साथ तो ज्यादती हो गई है, तो हम निज़ाम को अडॉप्ट करना ही छोड़ दें। नहीं देखिए, उंगलियां तो उठती हैं, उसके मतलब फिर हम इलेक्शन करवाएं ही बंद कर दें, वो तो कोई बात नहीं है। देखिए, थोड़ी सी हमें टेक्निकल चीज़ें देखनी है। ईएमएस और आरटीएस दोनों लिंक्ड हैं इंटरनेट के साथ, और फार फ्लंग एरियाज में इंटरनेट के प्रॉब्लम है, हमें पता है, और होएंगी। ये वजह उन्होंने ऑल्टरनेट दिया है। जी, मैं बताता हूँ। इशू आरटीएस में आया था फॉर्म 45 का। वो फिजिकली कहीं जगहों पे दिए गए थे, कहीं जगहों पे नहीं दिए गए थे, वो जान के ही नहीं दिए गए थे, वो देना ही नहीं चाह रहे थे। इस दफ़ा तो ऐसा नहीं होगा, मेरे ख्याल में होना नहीं चाहिए। जहाँ तक ईवीएम की बात है, ईएमएस की बात है, आरटीएस की बात है, आरटीएस का काम सिर्फ इतना था, आज ये थोड़ा सा लोगों को पता भी होना चाहिए। जी जी बताएं। सिर्फ इतना था कि रिटर्निंग ऑफिसर यानी कि जो अपना है RO, वो आरओ ने भेजना था इलेक्शन कमीशन को कि मेरे पास इस इलाके के ये फॉर्म 45 नंबर ये आ चुके हैं, ठीक, और यहाँ पे टैबुलेशन होनी थी। वो सिस्टम जब बैठ गया तो इन्होंने कहा वो सिस्टम बैठ गया है क्योंकि वो तो सेंट्रलाइज था। tabulation- जी सेंट्रलाइज था, वो सिस्टम सेंट्रलाइज था। जी, जी। और उसके ऊपर जो डेटा एंट्री ऑपरेटर्स थे वो एक वक्त में इतने ज्यादा आ गए जिसकी वजह से सिस्टम जो दोजी बयान की गई बाद में इलेक्शन कमीशन की जानिब से। जी, लेकिन आज तक इलेक्शन कमीशन ने उसके बाद भी आरटीएस के ऊपर ये स्टेटमेंट नहीं दिया है कि आरटीएस में प्रॉब्लम्स नहीं आई थी। सब चुप है, पूरी कौम मिनहैसुल कौम चुप है इसके ऊपर, और उस पर हम नहीं जाएंगे, हम वापस आएंगे इस इशू के जी ऊपर। जी। जो भी है, ईएमएस हो, आरटीएस हो, जब फॉर्म 45 फिजिकली पहुंचेगा इलेक्शन कमीशन के पास, एक चीज कंफर्म कर देनी चाहिए, जब तक फिजिकली फॉर्म 45 नहीं पहुंचेगा, किसी हल्के की प्रोजेक्टेड या प्रोग्रेसिव अपना जो है वो साथ उनको नहीं रिलीज करना। तो उन्होंने कह दिया ना 9 तारीख को हम करेंगे रात को 1 बिल्कुल, बजे। उसमें फिर ईएमएस हो, आरटीएस हो, क्योंकि यहां पे भी डेफिनेटली जो फिजिकली वो फॉर्म ये कह रहे हैं, मैं आज भी इसके हक में हूं, फिजिकल हक में हूं, ताकि एक काउंटर चेक भी हो जाए जी बिल्कुल, वहां कि फिजिकल रिजल्ट जो हमें इलेक्ट्रॉनिकली मौसूल हुआ है वो और फिजिकल एक ही है। जी बिल्कुल एक ही है, क्योंकि अब सिग्नेचर आपने जेन में रखे, लास्ट टाइम नीचे उसके सिग्नेचर नहीं थे अपना पोलिंग एजेंट के, इस दफा उन्होंने सिग्नेचर का खाना रखा है, ठीक है, ये अच्छा ठीक है, किया तो उसमें एक फर्क है, ताकि कोई उंगली ना उठा। एग्जैक्टली। आप देखिए ना कि फॉर एग्जांपल चुआ सैदन शाह का एक अपना फॉर्म 45 हल्का फलाने से 3 नंबर का, ये 3 नंबर का फॉर्म है, जो आया ईएमएम से आया और ये फिजिकली आया, वो सामने आ जाएगा कि यार ये एक ही फॉर्म है, ठीक है। एक ही बंदे का सिग्नेचर है और इनका डाटा एक ही है, कोई इशू नहीं है। इशू आता है टैबुलेशन में। आरटीएस को टैबुलेशन में कई 24 से 48 घंटे लगा दिए गए थे जब तक पूरा प्लान क्लियर नहीं हो गया था किसको कितने पैसे वोट देने हैं। चल ठीक है, ठीक हो गया। नौशाद साहब आपको सर शामिल करूंगा। सर निज़ाम का शफाफ होना कितना ज़रूरी है, और फिर क्या ये बेहतर ना होता कि जितने स्टेक होल्डर्स हैं उनको पहले ही सिस्टम के साथ मुतारिफ करवा दिया जाता ताकि जो भी खदशात या तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो दूर हो जाते, या फिर टाइम नहीं है ये सब कुछ करने का? आप देखिए यासिर, जो एक पहली बात तो ये है कि ये आरटीएस सिस्टम जब बनाया गया था, आरटीएस सिस्टम के साथ जो बैकअप पे एक सिस्टम था ना, ये वो जो आप जिसकी बात कर रहे हैं ईएमएस सिस्टम, ये उसकी बैकअप में मौजूद था। इसको इम्प्रूव कर लिया गया है क्योंकि इसमें कंप्यूटेशन ऐड कर दी गई है कि आप बैक वक्त कंप्यूट करेंगे। सेकेंडली ये अब एप्लीकेशन पे ट्रांसफर कर दिया गया है, सेंट्रली वो नहीं है, फीडिंग नहीं है इसकी, सेंट्रल फीडिंग।
थर्ड, इसके अंदर जो एक जिद्दत लाई गई है वो ये है कि आपके पास इंटरनेट सर्विस अगर नहीं होगी तो आपको सैटेलाइट के थ्रू कनेक्ट किया जाएगा, जिससे आप उसको कंट्रोल कर सकेंगे। और तीसरी बात ये कि ये जो फॉर्म 45 फिजिकल वाला मामला है, इसका इमेज जो है ना वो कंप्यूटेशन के साथ साथ जो है वो प्रोवाइड किया जा सकेगा एज इमेज। सो बेसिकली आरटीएस की भी टेस्टिंग काफी की गई थी, बैक वक्त डाटा फीडिंग की भी की गई थी, लेकिन उसके बावजूद उसमें प्रॉब्लम आ गई थी, या बाकी जो बातें शनीला ने कही हैं, क्योंकि मैं उसके उस वक्त इन्वॉल्व था इलेक्शन कमीशन के साथ, हम ये चाहते थे कि तमाम जो फीड आ रही है वो तमाम सैटेलाइट चैनल्स को बैक वक्त चली जाए। तो उस प्रोसेस के अंदर मैं इन्वॉल्व था, तो उसके अंदर बहुत सी चीजें हैं, मैं उसमें बहस में नहीं जाना चाहता। देखिए ये ईवीएम, ये जो ईएमएस सिस्टम है, अगर इसको फुल प्रूफ बना लिया जाए तो ये ऑथेंटिक सिस्टम है, ये ऐसी बात नहीं कि इसके अंदर कोई प्रॉब्लम आएगी। और तमाम जो सियासी जमातें हैं वो जानती हैं कि ये क्या सिस्टम है, क्योंकि वो इसके जब बनने के प्रोसेस में इसका हिस्सा रही हैं, अपनी इनपुट देती रही हैं। सो मेरी नजर में ये ऑथेंटिक सिस्टम हो सकता है, बल्कि ये एक ऐसा सिस्टम हो सकता है जैसे नादरा की तरह हम बरामदात की बरामद कर रहे हैं अपने सिस्टम को, मुख्तलिफ ममालिक को दे रहे हैं। अगर इसको थोड़ा सा प्रॉपर तरीके से फुल प्रूफ बना लिया जाए और इसमें हैकिंग मुमकिन ना रहे, तो ये सिस्टम दूसरे ममालिक को भी दिया जा सकता है, इस हद तक ऑथेंटिक बनाया जा सकता है इस सिस्टम को। जो कि मेरा ख्याल है आपने क्योंकि कहा कि आपका तजुर्बा भी है, आपने जो लास्ट इलेक्शन कमिश्नर उनके साथ काम भी किया, तो ये बताइएगा कि जो इतनी बड़ी ट्रैफिक है 12-13 करोड़ वोटर्स की, इसको अगर हम 50-60% पे भी ले आए टर्न आउट जो है, अगर उसको भी ले आए, तो क्या ये फिर पॉसिबल होगा कि इतनी ट्रैफिक को ये ले सके? ये ट्रैफिक इस वक्त ये चौथा इसका एक्सपेरिमेंट है यासिर, जिसको ये सक्सेसफुली किया गया। कुछ मामला आए, पहले में ये प्रॉब्लम थी कि वो बिल्कुल तमाम डेटा सेंट्रलाइज एक जगह पे आके इकट्ठा हो रहा था। अब इसको तोड़ लिया गया है, इसको अब रिटर्निंग ऑफिसर के बेस पे ले गए हैं, और रिटर्निंग ऑफिसर का ये है कि जितने भी प्रिजाइडिंग ऑफिसर हैं, जब वो कंप्यूट कर रहे हैं तो हल्का वाइज कंप्यूट होके फिर ट्रांसफर होना शुरू होगा डेटा। सो इसमें एक मेजर डिफरेंस आ गया है। तो पहले ये था कि वो सारे के सारे जो आप यूं समझिए कि 92,000 पोलिंग स्टेशन है, उनके प्रिजाइडिंग ऑफिसर, वो सारों ने डेटा थ्रो करना शुरू कर दिया था। अब उसको सेगमेंटाइज कर दिया गया है, अब वो रिटर्निंग ऑफिसर के लेवल पे आ गया। पहले वो कंप्यूट होकर रिटर्निंग ऑफिसर के पास जाएगा, जो एक हल्के का कंप्यूट होगा, रिटर्निंग ऑफिसर उसके जो फॉर्म 45 होगा उसकी इमेज के साथ वो फिर इलेक्शन कमीशन को ट्रांसफर करेगा। सो ये एक तरीका है, और एप्लीकेशन बना देने से उसका लोड जो है वो लोकलाइज कर दिया जाता है, एज कंपेयर टू कि आप किसी एक सर्वर पे डेटा इकट्ठा कर रहे हो। सो ये एक जैसे टेक्नोलॉजी की जो एडवांसमेंट है उसके साथ इसकी जो ब्रेकअप्स है वो डेवलप करके इसको सेगमेंटाइज कर दिया गया, और उससे ये फायदा होगा कि इसका बैक वक्त लोड नहीं आएगा। सिर्फ इसमें जो प्रॉब्लम पॉइंट आ गया सर आपका। मैं टुवर्ड्स द वेरी लास्ट एंड शनीला साहब आपको इन्वॉल्व करता हूँ, ये बताइएगा मीडिया के लिए कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो इलेक्शन कमीशन का वो भी आ चुका हुआ है, तो कितना ज़रूरी है कि थोड़ा इंतज़ार कर लिया जाए? जिस तरह अभी आपने रेफ़र किया कुछ साफ़ियों को कि वो प्राइवेट मीडिया के कुछ एक अहम चैनल के लोग थे, वो बात कर रहे थे इस तरह, तो कितना ज़रूरी है कि इलेक्शन कमीशन ही का इंतज़ार किया जाए, कि वहाँ से ना कि कोई पोलिंग एजेंट फ़ोन करके बताए कि जी इतना हो गया और इतना हो गया, हम जीत गए, हम नहीं जीते, और रिजल्ट्स बार बार जो है वो चेंज होते रहे। यासिर, आपको पता है कि हमारे चैनल के ऊपर एक दौड़ लगी हुई होती है कि सबसे पहले रिजल्ट हमारे पास आ गया, और 5 बजे पोलिंग का टाइम अभी ख़त्म भी नहीं होता, तो उससे पहले रिजल्ट जो थे वो आना शुरू हो जाते थे। उसकी वजह से बहुत से लोगों ने रिजर्वेशन का इजहार किया, तो फिर आप इलेक्शन कमीशन ने कहा कि 6 बजे से पहले आपने नहीं अनाउंस करना, तो 5 बजे से पहले ही हमारे चैनल शुरू कर देते। हमारे पास रिजल्ट आ गया हुआ, लेकिन हम इलेक्शन कमीशन की उसकी पासदारी करें। आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि जैसे पीटीवी जो है, पीटीवी कभी भी इस रेस में नहीं जाता, पीटीवी हमेशा जाता है, इलेक्शन कमीशन जो होता है जो वो रिजल्ट देता है पीटीवी वो दिखाता है। मेरा ख्याल है कि बाकी चैनल्स को भी ऐसा ही करना चाहिए, क्योंकि आपके हर चैनल के ऊपर जो इलेक्शन के रिजल्ट होते हैं ना वो मुख्तलिफ आ रहे होते हैं, और हर बंदा कंफ्यूज हो रहा है। ये बहुत कंफ्यूजन का पॉइंट है, ये बनता है जो पीटीवी करता है। मेरा अपना ख्याल है कि बाकी चैनल को भी वही करना चाहिए, जो इलेक्शन कमीशन आपको रिजल्ट देता है आपको वही चलाने चाहिए, क्योंकि ऑथेंटिक वही होते हैं, आखिर में उसी के जरिए रिजल्ट बनता है। कैसे मजबूर करेंगे इस पे करने? कोड ऑफ कंडक्ट पे तो यकीनन आता ही है, हमेशा हमने देखा। मौका दें, मैं बताता हूं उसका। आप बता दें। देखिए, बात यह है कि इलेक्शन कमीशन ने जो सज़ाओं का तयन किया है वो बहुत हमें नहीं पता वो क्या सज़ाएं हैं। देखें, इलेक्शन में जब होता है, कोई ज़िमनी इलेक्शन होता है या कोई इलेक्शन होता है, तो सिटिंग वज़ीर आज़म या सिटिंग मिनिस्टर वहाँ नहीं जा सकता। तो आपको पता है कि पीटीआई के सरबराह जो हैं, जो बानी हैं, वो जाया करते थे, तो क्या होता था सज़ा? 20-22 हज़ार रुपये, शायद 50 हज़ार रुपये। तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है एक पार्टी हेड या एक वज़ीर आज़म के लिए? फ़र्क नहीं पड़ता। बिल्कुल इसी तरह से जब ये मना कर दिया गया टेलीविजन्स के लिए कि आपने नहीं करना, इसके बावजूद मैं आप कहें तो मैं नाम ले देता हूँ कौन से चैनल नहीं, नाम नहीं जिन्होंने रिजल्ट नशर किए,
तो उन पे क्या सजाएं हुई, क्या पाबंदी लगी उन पे, हम नहीं जानते। कैमरा को लिहाजा regulate करना लिहाजा चाहिए। ये जो सूरत हाल है इस वजह से नहीं होता। अगर आप सजाएं इन्फोर्स करें और वो वाकई मिसाली सजाएं हों तो फिर हो सकता कैमरा को रेगुलेट आगा साहब, ये हिजानी कैफियत जो पैदा होती है इसमें फिर मीडिया का कितना किरदार है? हम लोग जो बैठे हुए हैं मीडिया वाले, वो कितने जिम्मेदार होते हैं इसके? सारी हिजानी कैफियत पैदा ही मीडिया वाले करते हैं। जो रिजल्ट्स लेने होते हैं वो मीडिया वालों के मुंह से निकलवाए जाते हैं। और क्या होता है इस मुल्क में? तो मीडिया वाले अगर रिस्पॉन्सिबल हों तो ये हिजानी कैफियत ना पैदा हो, ना 2018 वाला वाकया होता है। किसी को आप कह देते हैं कि आप कह दो कि फलाना बंदा जीत गया, फलाना हार गया, वो चला देता है और फिर उसको लेके दूसरा उसको देखता है, वो भी चला देता है। जब कोर्ट्स में पेशी होती है तो कहते हैं जी, टीवी कह चुके, ऐलान कर चुके। 4-5 मिनटों के बाद जो बंदा नहीं भी जीता होता है वो तमाम टीवी स्क्रीन के ऊपर नजर आता है वो जीत गया। तो ये तो सारी मैनिपुलेशन होती मीडिया के थ्रू है। अगर आप पर्सनली एज ए स्टूडेंट ऑफ मीडिया बात कर रहे हैं या टीचर, मैं तो खिलाफ हूं कि टीवी वालों को ट्रांसमिशन करने की इजाजत ही नहीं होनी चाहिए। सिर्फ नेशनल टीवी, मेरी बात पूरी सुन लें, सिर्फ नेशनल टीवी अपना जो है वो अनाउंसमेंट करे। लोगों के रोजी मारी है। नहीं देखिए बाकी बैठे हैं अब इलेक्शन कैसा हुआ, क्या क्या हुआ पूरे दिन में, वो ऑब्जर्वेशन दें। लेकिन ये जो प्रोग्रेशन देना है कि ये हार रहा है, ये जीत रहा है, ये हार रहा है, ये जीत रहा है, इस पे कंप्लीट पाबंदी होनी चाहिए। यासिर, एक बात ऐड करूं, 2013 के अंदर भी हमने देखा कि कुछ चैनल्स के ऊपर एंकर बैठ के कह रहे थे ये धांधली होगी, मेरे पास ये सबूत आ गए, वो सबूत आ गए। लेकिन जिस वक्त वो बनाई गई थी कमीशन, जुडिशियल कमीशन बनाया गया था, उसके अंदर उनको कहा कि आए सबूत दें, तो कोई सबूत नहीं थे उनके पास। तो यही प्रॉब्लम है कि आप अवाम के अंदर कंफ्यूजन पैदा कर देते कि धांधली होगी, मेरे पास सबूत है, लोग तो वो फिर उसके ऊपर मानना शुरू कर देते। अब उस कमीशन की रिपोर्ट एक आम गांव में बैठा हुआ बंदा जिसने टीवी पे देखा वो नहीं पढ़ेगा, उसको नहीं पता चलेगा। वो इंप्रेशन ले चुका हुआ है। जी, वो इंप्रेशन ले चुका हुआ है कि इसमें धांधली हो गई हुई है। तो हमारे मीडिया को बड़ा जिम्मेदाराना रोल अदा करना चाहिए, क्योंकि आप पब्लिक ओपिनियन बना रहे हो। बांग्लादेश, पाकिस्तान और इंडिया के अलावा कोई मुल्क दिखा दे जिसके ऊपर इलेक्शन ट्रांसमिशन होती है पूरी दुनिया में। अच्छा चलें, गिव मी द नेम। अच्छा ठीक हो गया, आप तो इलेक्शन ट्रांसमिशन के पीछे ही पड़ गए। मैं नौशाद साहब आपको शामिल करूंगा सर। स्पेशल लास्टली बता दीजिएगा सर कि कितना रोल है कि हम लोग हिजानी कैफियत पैदा ना करें, बिल्कुल एक तरीके के साथ चलें, एक मुहज़्ज़ब। अब इतने इलेक्शंस हो गए जब से मीडिया आज़ाद हुआ है, उसके बाद 8 का इलेक्शन हुआ, 13 का हुआ, 18 का हुआ। अब तो हमें बस कर देना चाहिए, या अभी भी रेटिंग पैसे? देखिए, ये बड़ा आसान तरीका है। हमने ये इलेक्शन कमीशन को ये पहले भी तजवीज़ दी थी, इस दफ़ा भी इसे किया जा सकता है कि जो तमाम टीवी चैनल्स हैं उनको नताइज देने से रोक दिया जाए और उन्हें एक फीड दी जाए इलेक्शन कमीशन की तरफ से, जो उसके पास फाइनली कंप्यूट हो रही होती है, जो मेन इलेक्शन सेल के ऑफिस के अंदर जो ऑफिस में आ रही होती है, उसमें रिजल्ट्स कंपाइल होकर नजर आ रहे होते हैं, वो फीड दे दी जानी चाहिए। ये जो बाकी ट्रांसमिशन है इस पे तजियाकार बैठकर अपना तजिया करें, जो भी रिजल्ट सामने आ रहे हैं उसके मुताबिक करें। रिजल्ट देने की जो मामला है या उस दौड़ को खत्म कर देना चाहिए और तमाम चैनल्स को बाउंड करना चाहिए कि वो उस सिंगल, जो सबके लिए सिंगल एक जैसे कहते हैं ना वो होती है फीड, वो मिलनी चाहिए। उस पर फिर जितना तजिया जो भी कोई करना चाहता है वो करता रहे। वो बेहतरीन हल है इस सारे मामले को खत्म करने का, जिसके अंदर ये मसाइल पैदा होते हैं कि उल्टी सीधी खबरें चलती हैं, कोई अपने जराए से दे रहा होता है, कोई जिता रहा होता है, कोई हरवा रहा होता है कैंडिडेट को, तो उसको खत्म किया जा सकता है आसानी। चलें, आई हैव टू वाइंड अप जी। मुझे शुक्रिया अदा करना है अपने तमाम पैनलिस्ट का। आज के दोनों मौजूदात के हवाले से तजिया आपने मुलाहिजा किया। प्रोग्राम बाखबर से इतना ही। यासिर रहमान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह के बाद।